हेलो फ्रेंड्स, साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वन लाइनर हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया गया है, आपको टू द पॉइंट आपको आंसर बता दिया गया है। पर इस तरीके के क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके सिर्फ बेसिक नॉलेज के हिसाब से ही पूछे जा रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। देखिए, सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? वो होते हैं 159, 159 लीटर होता है एक बैरल में। बैरल और गैलन में फर्क होता है। गैलन में लगभग 3.5 लीटर से 4.5 लीटर के आसपास होता है और गैलन में 159 लीटर होता है। गैलन ही बैरल ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिकोग्राम बराबर होता है कितने के? 10 की घात -6 ग्राम के, 10 की घात -9, -12, -10। तो एक पिकोग्राम होता है 10 की घात 12। और जो नैनो होता है वो होता है 10 की घात -9। तो उसको भी आप याद रख लें। ये एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और 10 की घात 6 जो होता है वो माइक्रोन होता है। अगला देखिए, एक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब बराबर होगा 0.1 बार के, 10 बार के, 1 बार के या 100 बार के। तो आंसर होगा 1 बार के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दाब बराबर होगा किसके? 1 बार के। अगला देखिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? देखिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई इनमें से कौन सी है? वो है फर्मीमीटर। फर्मीमीटर न्यूनतम इकाई है। और बाकी नैनोमीटर, माइक्रोन सब लंबाई की इकाई क्या है, लेकिन इनमें सबसे जो छोटी इकाई है वो है फर्मीमीटर। इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, मैनोमीटर से क्या मापते हैं? देखिए, गैसों की गति मापते हैं कि गैसों का दाब मापते हैं, वायुदाब मापते हैं या द्रव घनत्व मापते हैं? तो घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर होता है, वायुदाब के लिए जो है वो बैरोमीटर होता है। और आपका आंसर होगा मैनोमीटर। मैनोमीटर होगा गैसों के दाब। तो गैसों का दाब नापा जाता है मैनोमीटर से, ना कि गति मापी जाती है। तो ये भी आप याद रखिए, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। और वायुदाब के लिए बैरोमीटर और द्रव घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर, ठीक है। अगला देखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व मापते हैं किस चीज से? हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर से या बैरोमीटर से? तो आंसर होगा आपका लैक्टोमीटर से। लैक्टोजन से याद रहेगा। लैक्टोमीटर से आप नापते हैं दूध का अपेक्षित घनत्व, ठीक है। वैसे अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है, लेकिन दूध की बात हो रही है तो लैक्टोमीटर होगा। और द्रव घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? वो होता है हाइड्रोमीटर से। तो तीनों में डिफरेंस भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन ही आ रहे हैं जो आपकी नॉलेज पे डिपेंडेंट है। मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ आपके अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो घर्षण और स्नेहक का अध्ययन कहलाया जाता है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखें, ट्राइबोलॉजी। ये होता है घर्षण व स्नेहक। स्नेहक क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स होते हैं। चिकनापन बनाने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है। तो लुब्रिकेंट्स और जो फ्रिक्शन होता है इसका अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है ट्राइबोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु का भाग नहीं है। देखिए, परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। कौन सी चीज नहीं होती है? तो वो आपका नहीं होता है, वो आपको बताना है। वो आपका आंसर होगा फोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन प्रोटॉन परमाणु का भाग नहीं होता है, ठीक है। जितने क्वेश्चन लिए गए हैं वो इस तरीके से लिए गए हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन इस तरीके के कंफ्यूजिंग में भी होते हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को याद कर लें। जल को जीवाणु मुक्त होने के लिए प्रयोग होता है ओजोन, क्लोरीन, क्लोरामीन या सभी? देखिए, ओजोन, क्लोरीन और क्लोरामीन सभी का प्रयोग जो होता है वो जल को शुद्ध करने के लिए, जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण का भी किया जाता है और क्लोरीन का भी किया जाता है। तो ये याद रखें, इन सभी का किया जाता है। क्योंकि लोगों को क्लोरीन तो याद है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्लोरीन नहीं मार देंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें जो हैं वो जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। देखिए, तत्व का परमाणु भार व्यक्त किया जाता है किसमें किया जाता है? एमओ में, मोल में, परमाणु में या अणु में? तो आंसर होगा एमओ में। एटॉमिक मास यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। और तत्व का परमाणु भार जो होता है वो एएमयू में ही व्यक्त किया जाता है। अगला देखिए, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के जो गुण होंगे उसको कौन सी चीज प्रदर्शित करेगी? उसका परमाणु क्रमांक करेगा, भार करेगा या अणुभार करेगा या द्रव्यमान करेगा? तो आपका आंसर होगा परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का जितने भी गुण हैं वो उसका परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक के हिसाब से आवर्त सारणी सेट की गई है। तो उसके गुणों को
वो डिकोड करेगा कौन? परमाणु क्रमांक। तो आंसर होगा आपका परमाणु क्रमांक। अगला देखिए, जल का वाष्प में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन है? प्राकृतिक, रासायनिक, भौतिक या जैविक? देखिए ये है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जिस चीज को आप जिस चीज में परिवर्तित कर रहे हैं दोबारा उस चीज को उसी फॉर्म में ले आए तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। अगर कोई चीज किसी चीज में परिवर्तित होने के बाद दोबारा अपनी पुनः स्थिति में नहीं आ पाती है तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो चूंकि जल का वाष्प में बदलना और वाष्प का फिर से जल में बदलना दोनों क्रियाएं हो सकती हैं तो ये होगा आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अगला देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए धावन सोडा का और बेकिंग सोडा का ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि सूत्र भी पूछा जा रहा है। तो धावन सोडा होगा आपका Na2CO3, जबकि NaHCO3 ये आपका होगा बेकिंग सोडा। ठीक है। इसके रासायनिक नाम भी याद रखिए। धावन सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट और जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सिर्फ बाई का फर्क है, बाइकार्बोनेट होता है आपका खाने वाला सोडा और जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो आपका होता है धावन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर। अगला देखिए, लवण को जल में डालने पर बुलबुले बनने का कारण क्या है? कौन सी गैस है? O2 है, CO2 है, H2 है या CO है? तो आंसर है CO2। CO2 के कारण ही उसमें बुलबुले बनते हैं। O2 का मतलब ऑक्सीजन है, H2 का मतलब हाइड्रोजन है और CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसको भी आप याद रखिए क्योंकि सिंबल भी पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में या सभी में? तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कौन सा अम्ल होगा? वो आपका होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, क्योंकि इसमें HCl होता है, इसमें देखिए ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल में HNO3 होता है तो देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ गई। ठीक है। सल्फ्यूरिक में H2SO4 होता है तो इसमें भी आपका वो ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप उसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं, मतलब आपको याद भी नहीं करना होगा। तो फिलहाल इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। अगला देखिए, मैमथ पूर्वज हैं। किन लोगों के मैमथ पूर्वज थे? कुत्ते के, हाथी के, आदिमानव के, घोड़े के? तो आंसर होगा हाथी का। हाथी का जो पूर्वज है उसे मैमथ कहा जाता था। ठीक है। मैमथ मीन्स वैसे भी विशाल होता है, तो मैमथ जो पूर्वज हैं वो किसके हैं? हाथी के। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने समझाया? तो आंसर होगा लैमार्क ने। ठीक है। और प्राकृतिक चयनवाद की बात करें तो वो समझाया था डार्विन ने। तो यहां पर आपका होगा लैमार्क, जबकि प्राकृतिक चयनवाद पूछा जाए तो आपका होगा डार्विन। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए जनक भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और न्यूटन, आपको पता ही न्यूटन की किताब थी प्रिंसिपिया, इसको भी याद रखें, हो सकता है ये पूछ ली जाए। और न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, इसको भी आप याद रखें। अगला देखिए, कौन सा मच्छर वाहित नहीं है? डेंगू, फाइलियासिस, सोने की बीमारी या मलेरिया? यानी कहने का मतलब ये है कि मच्छर से कौन सा रोग नहीं होता है? डेंगू नहीं होता है, फाइलियासिस नहीं होता है, सोने की बीमारी नहीं होती या मलेरिया नहीं होती। तो आंसर होगा आपका सोने की बीमारी। देखिए सोने की बीमारी का मतलब ये हो गया कि सीसी मक्खी होती है उससे ये होता है, ना कि मच्छर से होता है। आपसे पूछा गया कि किस बीमारी का वाहक मच्छर नहीं है, तो आपका आंसर होगा सोने की बीमारी। और ये भी याद नहीं, सीसी मक्खी होती है, मक्खी से ये होता है। अगला देखिए, किस रोग को पागल की संख्या दी जाती है? साइकोसिस, पेडोफिलिस या साइकोनिक्सिस या मेनिया? तो आपका आंसर होगा साइकोसिस। साइको से आप याद रखें, साइको लोग कहते हैं। साइको का मतलब थोड़ा पागल लोग जो होते हैं, स्ट्रेंज बिहेवियर करने वाले लोग कहते हैं तुम साइको हो। तो साइकोसिस से आप साइको याद रखेंगे। साइको जो होता है उसे पागल की संख्या दी जाती है, तो आपका आंसर होगा साइकोसिस। अगला क्वेश्चन है, कैंसर का कारण है ऊतक बढ़ना, घाव सड़ना, रक्त की कमी या बड़ा ट्यूमर? ठीक है। तो आंसर होगा ऊतक का बढ़ना। जब ऊतकों में एक बहुत बड़ी वृद्धि हो जाती है या वो एक शायद ज्वाइंट होकर अपने आप बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इस सिस्टम को या इस सिचुएशन को हम कैंसर कहते हैं। तो आपका आंसर होगा ऊतकों का बढ़ना या ऊतकों में असामान्य वृद्धि कैंसर का कारण होती है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन को आप याद करके जाएं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो की जो PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, वहां पर जाकर आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।